नमस्कार, आप देख रहे हैं शख्सियत और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शख्सियत यानी कि एक ऐसे शख्स जिन्होंने समाज को दिशा दिखाई हो, जो विषम परिस्थितियों में इस तरीके से मजबूती से आगे बढ़े हों कि लोग कहते हैं कि ऐसा बनना है, वो शख्सियत है। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो एक कच्चे मकान के अंदर जन्मे हैं। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनके बचपन में उन्होंने ना जाने कितनी ऐसी बरसातें देखी होंगी जब छत टपकती होंगी, लेकिन हौसला अगर मजबूत होता है तो फिर लक्ष्य मिलता है। उन्होंने सोचा कि डॉक्टर बनना है, वो डॉक्टर बने। उन्होंने इससे आगे बढ़ते हुए एमडी की, और वो इस वक्त इंसानों की जिंदगी में जो बीमारियां हैं उनको खोज खोज कर सही करते हैं। सपना आगे बढ़ाया, गीतांजलि अस्पताल बनाया ताकि समाज को चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कुछ दिया जा सके। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मंगल यादव जी। मंगल जी, सबसे पहले शख्सियत में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो सर यही कि आपका नाम मंगल है, तो ये मंगल नाम पड़ा कैसे? मेरी दादी ने ये नाम मुझे दिया, मंगलवार को पैदा हुआ। अरे वाह, दैट्स वाई ये नाम मेरा मंगल इसलिए पड़ा। तो आपको हम फिर कह दें कि भाई आप बीमारों के लिए संकट मोचक? कोशिश मेरी ये रहती है मैं किसी भी बीमारी का इलाज करूं और उससे बाहर निकलूं और बाहर निकालूं, तो कह सकते हैं ऐसी बात। अमूमन कहते हैं कि भाई अगर कोई गरीबी की जिंदगी से आगे बढ़ता है तो वो ये बहाने बनाता है कि मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं थी इसलिए मैं बहुत कुछ कर नहीं पाया। ये दौर तो आपने भी देखा, तो किया कैसे फिर? मैंने बिल्कुल ये दौर देखा है। आपने कहा कि छतें टपकती थी, हमारे पास छत नहीं हुआ करती थी। छत आपने बहुत बड़ा वर्ड बोला है, उसमें छान झुपड़े हुआ करते थे जी। और वो उस दौर से मैं निकल के आया हूँ। तो मुझे लगता है आज के युवा को, आज के जो मेरी इस बात को सुन रहा है, उसको एक बहाना नहीं बनाना चाहिए कि मेरे पास क्या संसाधन हैं और क्या संसाधन होंगे। मुझे लगता है अगर वो कंटिन्यू अगर मेहनत करे, परिश्रम करे, तो 100% वो मेरे से बड़ी शख्सियत, और जिस प्लेटफॉर्म पे आज बैठा हूँ, जिस स्टूडियो में बैठा हूँ, इससे बड़े स्टूडियो में वो आ सकता है। नहीं, लेकिन सपने होते हैं। आपने पहले डॉक्टर बनने का सपना देखा, फिर आपने उससे आगे बढ़ते हुए एमडी किया। अमूमन मैं देखता हूं मेरे बहुत से सर्कल में हैं जो यहां का रुक जाते हैं और वो किसी प्राइवेट अस्पताल के अंदर नौकरी कर रहे होते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। आपने इससे आगे बढ़कर अस्पताल भी बनाया, उसके पीछे की वजह? मेरे को लगा कि जिस परिक्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। बहुत सारे गरीब लोग जो जयपुर आते हैं और जो चिकित्सा एक उस लेवल पे हो सकती है, वो बहुत सस्ती हो सकती है। जयपुर आने के बाद वो चिकित्सा थोड़ी महंगी हो जाती है, उस टाइम भी साथ में खराब होता है, रास्ते में बहुत सारी कैजुअलिटी होती है। उस परिक्षेत्र में मैंने हॉस्पिटल इसलिए बनाया कि जल्दी से पेशेंट आए, जल्दी से ट्रीट हो जाए। और विशेष रूप से आज चिरंजीवी योजनाएँ हैं, आज खूब सारी सर्स डेयरी का है, यूँ कहूँ कि गवर्नमेंट स्कीम जो फ्री इलाज वाला है, वो मैं 90% वही इलाज करता हूँ जी। मतलब तकरीबन ये कह सकते हैं गरीब लोगों के लिए वो हॉस्पिटल मैंने खोला है, सामाजिक सेवा के लिए वो हॉस्पिटल खोला है। ये मेरी सोच थी, एक बड़ा विजन था। अजीतगढ़ एक ऐसा टाउन है जहाँ ये कहते थे कि कोई ऑपरेशन या छोटी चीज़ हो सकती है, वहाँ स्टंट डलते हैं आज की तारीख में, हार्ट में छल्ले डलते हैं। मैं अभी स्टूडियो में बैठा हूँ आपके में, और अभी भी मेरे पेशेंट के स्टंट डल रहा है वहाँ पे। जी। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और मुझे लगता है अजीतगढ़ उस परिक्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है कि वहाँ ऐसा कार्य हो रहा है। मंगल जी, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जान रहा था क्योंकि अक्सर मैं जब इंटरव्यू करता हूं तो अनेकों पहलुओं को मैं समझने की कोशिश करता हूं। तो मैंने आपके बारे में जाना तो मैं समझ नहीं पाया, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। मैं चाहूंगा कि आप इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। भैया एक डॉक्टर भी हैं, मैंने सुना कि आप रात्रि चौपाल भी लगाते हैं, तो क्या वहां क्या घोषित कलेक्टर भी हैं? मैंने सुना कि आप तिरंगा यात्रा भी निकालते हैं, तो जाहिर है इस शब्द को मैं वैसे इस्तेमाल करूंगा कि क्या आप राष्ट्रभक्ति के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं? अच्छा, आप कंबल बांटते हैं, मैंने सुना, तो आप समाज सेवी भी हैं। तो मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा किरदार है जो आपके अंदर है, या माने कि ये सारे किरदार अंदर है तो फिर असली किरदार क्या है? मैं 2 बजे तक पेशेंट देखता हूँ, 2 बजे बाद में इंसानियत होने का फर्ज निभाता हूँ। अच्छा, रात के हैं दोपहर के? क्योंकि डॉक्टर के लिए जाना जरूरी है। दोपहर के 2 बजे तक मैं पेशेंट देखता हूँ, उसके बाद में मुझे समय मिलता है, इंसानियत होने के फर्ज निभाता हूँ। चाहे वो कंबल वितरण हो, चाहे मेरा युवा दौड़ना चाहता है उसको दौड़ाने की कोशिश करता हूँ। मेरे वर्जन अगर उनको ये चाहिए कि एक हमारा
होनहार युवा हमसे आशीर्वाद ले। और कंबल वितरण की बात आए तो निश्चित रूप से कोविड में हमने खूब सारे ऐसे काम किए, 35 रक्तदान शिविर किए, कोविड में सैनिटाइजर बांटे, फूड पैकेट्स बांटे, मास्क बांटे। लंपी में हमने बहुत सारी मदद की, हमारी गौ माता की खूब सेवा की, प्रत्येक ग्राम पंचायत जाकर हमने ऐसा कार्य किया। तमाम ये कार्य जो मुझसे बन पड़ते हैं, विंटर में मैंने खूब सारे काम किए, समर में मैंने खूब सारे काम किए, वृक्षारोपण के हमने बहुत सारे काम किए, हर ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण किया। ऐसे तिरंगा रैली की बात करें तो मुझे तो ऐसे प्राउड फील होता है। मेरे जीवन का वो 13 अगस्त 2023 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। आसमान से हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहा था और पूरे युवाओं का हुजूम, यूँ सोच रहा था कि ये नज़ारा हमने कभी देखा नहीं। आज़ादी के बाद मैं ऐसा नज़ारा पहली बार देखा और मैंने स्वयं मैं ऐसा आनंदित हो गया। मैं उस पेट्रोटिज्म में इतना खो गया था कि वो पल मैं जीवन में कभी नहीं भुला सकता। लेकिन उस पल के साथ कुछ चीज़ें होती हैं सर, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई जब वो यात्रा निकल रही थी तो सबको बुलाया गया था या सब आए थे? देखिए, मुझे लगता है मैं एक राष्ट्रभक्त हूँ, देशभक्त हूँ, और मैंने देशभक्ति का काम बिल्कुल दिल से किया। और दिल से किया हुआ काम कभी जाया नहीं जाता। लोग दिल से जुड़ते हैं, दिल से साथ चलते हैं, ना आगे ना पीछे, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर। बल्कि तो मैं ये कहूँगा, मैं उस भीड़ के पीछे था। मेरा किरदार ये था कि मैं पीछे था और मेरे लोग आगे थे, मेरे साथ कनेक्ट हुए, देशभक्ति के साथ कनेक्ट हुए, तिरंगे के साथ कनेक्ट हुए, हिंदुस्तान के साथ कनेक्ट हुए। और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा सपना है कि हिंदुस्तान राष्ट्र प्रथम। ऐसा कुछ ऐसे ही मायने, कुछ ऐसे ही सपने, उन्हीं सपनों को मैं साकार करने निकला था। देशभक्ति के अमृत काल में, अमृत महोत्सव की इस कड़ी को बढ़ाते हुए मैंने 13 अगस्त 2022 को एक तिरंगा रैली की थी, उसको आगे बढ़ाया। 2023 को भी तिरंगा रैली की। लेकिन ये भव्य तिरंगा रैली आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो देन है, या उनके बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने जो सोच डेवलप की प्रत्येक हिंदुस्तानी में, वो हिंदुस्तानी मुझसे जुड़ा और मेरे साथ आया। चलिए, लेकिन आपने तिरंगे का जिक्र किया तो तिरंगे में जो 3 रंग हैं उनमें से एक रंग तो इस वक्त आपके गले में भी है और उसके ऊपर एक कमल का निशान भी है। तो क्या मैं आधिकारिक तौर पर कहूं कि भाई आप इस रंग के साथ, इस निशान के साथ अब आगे की सियासत या कहूं कि सामाजिक सरोकार करने वाले हैं, तय कर चुके हैं? श्योर, मैं इसको मेरे खून की प्रत्येक बूंद बूंद में इसको बसा चुका हूँ। मुझे आगे का सफ़र इस रंग के साथ में, जो ये मेरा ड्रेसिंग सेंस देख रहे हैं, इसके साथ में आगे मैं चलना चाहूँगा। और मुझे प्राउड फील होता है, मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, ये 100% मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो भी मैं काम करूँगा वो देशभक्ति के लिए करूँगा और इस दुपट्टे के लिए काम करूँगा। 100% मेरी अंतिम सांस तक मैं ऐसे ही सामाजिक सरोकार के काम करता रहूँगा। लेकिन आप जिस सीट का जिक्र कर रहे हैं तो आप ज़रा उस सीट के बारे में बताइए, आप कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे? मैं सिक्कर जिले की श्रीमाधोपुर विधानसभा, जो अभी अभी नीमका थाना जिले में गई है, लेकिन अभी ये मान सकते हैं कि सिक्कर जिले में ही वो मेंटेन करती है सीट अपने आप। लेकिन वहाँ तो एक परिवार का बड़ा दबदबा है, जावर सिंह खर्रा अभी हैं। दूसरा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि भाई दीपेंद्र सिंह शेखावत वहाँ से लड़ने से मना कर चुके हैं। अब बालेंदु को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, वहाँ से एक अलग परिवार की शुरुआत होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई वर्तमान स्थिति में और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिनती होती है उनकी। हाँ, 2 परिवारों का मैं कह सकता हूँ, आप एक परिवार बोल रहे हैं। जनता और हमारे परिक्षेत्र की जनता बहुत अच्छे समझ चुकी है इन दोनों परिवारों को। जो आज के 50 साल पहले जो मुद्दे थे विकास के लिए, शिक्षा, चिकित्सा, जल, जो भी मुद्दे, वो आज के आज जस के तस बने। और मुझे लगता है इनको सोल्व उनको करना नहीं है, अन्यथा वो मुद्दे नहीं रहेंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो इतनी बार जीत कर आ गए, उनको ये काम करने ही नहीं थे? यस, एग्जैक्टली। आज के 50 साल पहले के अगर मुद्दे आप देखेंगे तो यही मुद्दे थे। हमें पानी लाना है, नहर लानी है, हमें स्कूलें खोलनी है, हमें हॉस्पिटल खोलने हैं, हमें यहाँ लघु उद्योग लाने हैं। लेकिन वो ऐसे कैसे? अभी मैं आपको रिसेंटली एक एग्जाम्पल दूँ, अजीतगढ़ से श्रीमाधोपुर की रोड अभी बनी है, जस्ट एक बरसात भी नहीं हुई, वो पूरी टूट गई है। एक टेन्योर में, मतलब एक टेन्योर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, 6 महीने में रोड टूट जाए, आप इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या देखेंगे? ऐसे स्कूल बताऊंगा आपको जहाँ फैकल्टी नहीं है, रूम्स नहीं है, ऐसे गांव जहाँ पानी नहीं है। श्रीमाधोपुर की बात करूँ
अभी अभी रोडें बनी है, जहाँ नई रोडें थी उनको तोड़ी फिर रोडें बनाई, जहाँ रोड नहीं थी वहाँ रोड नहीं बनाई। तो क्या आपको लगता है इन सबका समाधान राजनीति के जरिए ही? देखिए मैं चिकित्सक हूँ और मैं कॉम्प्लिकेट बीमारियों को ठीक करता हूँ, जटिल बीमारियों को मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, उनका समाधान करने की कोशिश करता हूँ, उस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है बिजली, पानी, चिकित्सा ये चीज़ ये छोटी बीमारी है। मुझे ईश्वर ने कुछ ब्रेन दिया है, क्योंकि मैं MBBS हूँ, MD मेडिसिन मैंने किया है, तो थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर मुझ में रखा है। तो मुझे लगता है कि मैं उसको अच्छे से समझकर उसको सोल्व कर सकता हूँ। और मैं ये बात और कहूँगा, ये समस्याएं जो बनी हुई है 50 साल पहले, आज जो बनी हुई है, ये 100% सोल्व होगी। आप देखेंगे, गारंटी दे रहे हैं? आप ये देखेंगे कि एक शख्सियत आपके स्टूडियो में आई थी, मुझे लगता है बहुत सारी शख्सियत आपके सामने ऐसे डेली इंटरव्यू करती होंगी जी, लेकिन इस शख्सियत को आप कभी जीवन में भुला नहीं पाएंगे। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, क्योंकि मंगल यादव जी फर्स्ट इंडिया पर बैठकर शख्सियत प्रोग्राम में गारंटी दे रहे हैं कि अगर ये आए तो वो समस्याएं नहीं रहेंगी जिन समस्याओं के लिए आप 50 सालों से जूझ रहे हैं। लेकिन मंगल यादव जी इसके इतर भी एक व्यक्तित्व रखते हैं, उसको भी खंगालने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शख्सियत और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर मंगल यादव जी। वर्तमान स्थिति में मैं ये कह सकता हूं कि भाई गमछा है, कमल का निशान है, श्री माधोपुर सीट है, तो फिर वो बीजेपी से कैंडिडेट की तैयारी कर रहे हैं। और ब्रेक में जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं गारंटी देता हूं। ब्रेक के बाद मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूं, हो सकता है ब्रेक में इरादा बदला हो। सर, आपने गारंटी दी है कि अगर आप आते हैं तो जो 50 सालों में नहीं हुआ वो आप करके दिखाएंगे, तो उसका कोई रोड मैप आपके पास तैयार है? मैं विजन के बिहा पे बात कर रहा हूँ। ये मैंने पिछले 9-10 साल में जो मेरी वर्किंग स्टाइल रही है, जो मैंने कार्य किए, वो एक विजन को लेकर किए। आगे भी ऐसे ही विजन है जी, आगे ही ऐसी चीज़ें मेरे जहन में है और मैंने वो सारी डिक्टेट कर रखी हैं। कहाँ कहाँ क्या समस्याएं हैं, हो सकता है मैं समस्याओं को पढ़ लूँ, लेकिन उसको सॉल्यूशन करना भी बहुत ज़रूरी है और वो मैंने सॉल्यूशन ढूंढ रखे हैं। निश्चित रूप से जहाँ भी आपके सामने अगर समस्या मिल जाती है, बीमारी मिल जाती है, उसका इलाज हम लोग कर लेते हैं अक्सर तक, और ऐसा मैं कर सकता हूँ। मैंने बिल्कुल डिक्टेट कर रखी है समस्याएं और ग्राउंड लेवल पे कर रखी हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी से पूछ कर, मैंने खुद व्यक्ति से वहाँ जाकर रात्रि चौपाल किया, हमने बहुत बड़ा इवेंट किया। 48 दिन हम घर से बाहर रहे, प्रत्येक गाँव में गए, प्रत्येक गाँव पर डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई और वो समस्याएँ दिखाई, वहाँ पर समस्याओं को समाधान करने की कोशिश भी की। लेकिन आज मैं उस लेवल पे हूँ नहीं, जिस लेवल पे जाऊँगा और जो समस्याएं हमने डिक्टेट की है। आज भी बहुत सारे युवा डेली फ़ोन करते हैं, हमारे गांव में ग्राउंड नहीं है, हमारे गांव में पानी की समस्या नहीं, हमारे गांव में रास्ते टिपिकल हैं, उनको प्रॉपर किया जाए। तो ये समस्याएं मैं डिक्टेट कर चुका हूँ और उनका मुझे समाधित करना है, इनको 100% करना है, मजबूत यादों के साथ करना है। अच्छा, राजनीति में वर्तमान स्थिति की भी मैं बात करूं तो कई डॉक्टर साहब हैं जो राजनीति में हैं। तो अगर एक बार के लिए मैं मान भी लूं कि भाई एक और डॉक्टर साहब राजनीति में आ जाएंगे, तो क्या वो डॉक्टरी छोड़ देंगे? मुझे लगता है मेरे अंदर छुपा हुआ चिकित्सक जब मैं खुद इस धरती से विदा होऊंगा तभी जाएगा। डॉक्टरी मेरे जहन में हमेशा रहेगी, ये नोबल प्रोफेशन है, इसको मैं हमेशा जिंदा रखूंगा। अच्छा, आपके जहन में क्या चलता है? सवाल एक है, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, ये रंग, ये निशान, क्या चलता है सर? ये मुझे लगता है एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है जो कनेक्ट करती है अपने आप को। बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, ये सब कुछ सब एक दूसरे से कनेक्ट करती हुई चीज़ें। और मैं ये कहूँगा कि ये इस सत पे जाने वाली एक ही सीढ़ी है सारी। कहीं भी एक अपन रास्ते में चलने वाली ये उस रास्ते में सब एक है और राष्ट्र प्रथम, उसके लिए हम तत्पर हैं, उसके लिए हमारा 100% देने के लिए हम कटिबद्ध हैं। भाई, आप क्योंकि डॉक्टर हैं और डॉक्टर की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सियासत में जाति भी होती है और धर्म भी होता है।
तो जिस सीट का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर जाट और यादव ये बहुल्य हैं, फिर राजपूत हैं, महाजन हैं और छोटी कास्ट हैं। छोटी कास्ट का मतलब जिनकी संख्या कम है वो वहां पर है। आप यादव हैं, तो जरा ये बताइए कि क्या आपने उस सीट से इसलिए लड़ने की सोची कि भाई जाट और यादव बहुल्य हैं, बाकी आप डॉक्टर हैं, बाकियों का समर्थन मिल जाएगा, या आपको लगता है कि नहीं, आप कास्ट में नहीं बंधे हुए हैं, सबका समर्थन मिले? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है और मुझे लगता है मैं जाति की राजनीति कभी नहीं करूँगा। मैं स्टूडियो में आपको गारंटी दे के जा रहा हूँ, जाति की राजनीति कभी नहीं करूँगा। मुझे लगता है आज का प्रोस्पेक्टिव ऐसा ही है, आज का पॉलिटिकल एरा में आज का यही दायरा बना हुआ है। पता है मेरी जाति वहाँ बाहुल्य में है, मुझे ध्यान है, लेकिन मैं दिन में कितने लोगों के साथ बैठता हूँ, किस किस जाति के लोग आते होंगे मेरे पास में, मुझसे कितने लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए आते होंगे। मैं कभी जाति में बांध के किसी को ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई मदद के लिए किसी ऐसे नहीं सोचता हूँ कि ये मेरी जाति का है। एक इंसिडेंटली मेरी जाति बाहुल्य में आती है, ठीक है, अच्छी बात है, मैं उस जाति को रिप्रेजेंट करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाति की राजनीति मैं नहीं करूँगा। सभी 36 जातियों को लेकर चलने वाला इंसान हूँ और उनके ब्याह पे ही मैं आज कह सकता हूँ कि आने वाले समय में कुछ अलग होने वाला है। तो हम मंगल यादव की जगह मंगल श्री माधोपुर वाले सुनेंगे? आपकी इस स्टूडियो की बात को मुझे लगता है दम लग रहा है, मुझे इस बात में बहुत दम है और ये दोबारा स्टूडियो में आऊँगा तो आपको शायद एहसास होगा कि मैं आपके इंटरव्यू में ये कह के गया था कि आप कह सकते हैं बिल्कुल 100%। अच्छा, हर नेता के पीछे एक हुजूम होता है जिसको हम समर्थक कहते हैं। अगर आप सियासत में आ रहे हैं तो समर्थकों की जरूरत होती है, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपके विजन को या किसी नेता के विजन को बाकियों तक पहुंचाते हैं। तो क्या ये टीम आपकी तैयार हो चुके हैं, अभी इंतजार है कि टिकट आए पहले फिर टीम आएगी? टीम तो बहुत अच्छे से तैयार है और टीम को विश्वास भी है कि जो आप बोल रहे हैं वो चीज़ आने वाली है, क्योंकि इशारा मिल गया है। इशारा मुझे लगता है अगर आप सच्चे दिल से कुछ चीज़ चाहें तो कायनात भी झुक जाती है। और मुझे लगता है हमने काम ऐसे किए, हमारी विजन ऐसे, हम सच्चे दिल से काम करने वाले लोग हैं। ये जनता जो आज जुड़ी है वो निस्वार्थ जुड़ी है और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ चुकी है और वो चाहती है कि कुछ बदलाव हो, कुछ बदलाव इरादों के साथ और ये विजन पूरे हों। राजनीति में जो आते हैं अक्सर हम देखते हैं कि भाई चल और अचल ये दो संपत्तियां होती हैं और उसमें इतनी बेजा बढ़ोतरी होती है कि हम समझ नहीं पाते कि समाज सेवा है या कारोबार है। तो जनता के बीच में, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि ये आप तक ना पहुंचे? मुझे ईश्वर ऐसी ताकत दे कि मैं इन चीज़ों में नहीं जाऊं। मुझे ये तो नहीं पता कि किन लोगों के पास अचल संपत्ति कितनी बड़ी है, लेकिन ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ में 99% पॉलिटिशियंस 100% उनकी अचल संपत्ति आज आप कैलकुलेट करेंगे तो बड़ी है। लेकिन मैं जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ उसमें ऐसा ट्रेंड नहीं है जी। वो इस पार्टी का एक विजन है कि देश हित में, समाज हित में और अच्छे विजन के साथ काम करने वाले लोगों की कदर यहाँ ज़्यादा होती है। नौजवान जुझारू हो और इंटेलिजेंट क्लास को ज़्यादा ये प्रेफर करती है, चाहे वो सीएज हो, प्रोफेशनल लोगों को ज़्यादा प्रेफर करती हैं और जिनका विजन बहुत क्लियर हो। मुझे लगता है ऐसे ही कुछ इरादे मेरे हैं। चलिए कुछ रैपिड फायर हो जाए। युवाओं के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले युवाओं के लिए मैं प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राउंड बनाऊंगा। 100% वो ग्राउंड अच्छे लेवल के ग्राउंड होंगे। अब याद रखिएगा रिकॉर्ड पे है और ये दिखाया जाएगा। यस। और पूछा जाएगा। यस। आज जिस तरीके की स्थिति है और जिस तरीके से बुजुर्ग, हालांकि पेंशन मिल रही है बुजुर्गों को, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि बुजुर्गों के लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां वो वक्त बिता सकें, खुशी से बिता सकें, क्योंकि इस चीज की कमी हमें महसूस होती है कि चौपालें खत्म हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बुजुर्गों के लिए जो पेंशन मिल रही है वो सफिशिएंट नहीं है बाकी राज्यों के मुकाबले। और भी बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव हैं कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे हमने जो हमारे प्रधानमंत्री ने दिए वो उसको और
सुदृढ़ करनी और बेहतर, अभी बेहतर हो रही है। वैसे बच्चियों के लिए जनधन खाते हैं, उनमें भी बहुत अच्छा हो रहा है। बच्चियों के लिए मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। देखिए आज की तारीख में हमारी बच्चियां हैं जो बहुत काबिल हैं और हिंदुस्तान के कोने कोने में बल्कि विदेश में भी परचम लहरा रही है, लेकिन उनको जो रिसोर्सेज मिलने वाले, राजस्थान के अंदर अभी इतने रिसोर्सेज है नहीं हमारी बच्चियों के लिए। जी पास में स्टेट देखें हरियाणा है, उसमें बच्चियों के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, बहुत सारे कोचेज हैं और बहुत सारी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम है। उनके लिए मुझे लगता है ऐसे ही कुछ। किसानों के लिए क्या करेंगे? मैं सवाल बहुत गंभीरता से पूछ रहा हूं क्योंकि आपके माता पिता अभी भी खेती करते हैं। किसानों के लिए सबसे ज़रूरी है पानी, और वो मेरे पहला टारगेट, मेरा विजन है। हमारे यहाँ पे कुंभाराम लिफ्ट योजना आनी थी और बहुत लंबे समय से हम सुन रहे हैं कि कुंभाराम लिफ्ट योजना इस बार ये जीतेंगे तो आएंगी, इस बार ये जीतेंगे तो आएंगी, वो अभी तक नहीं आई। मुझे लगता है सबसे पहला टारगेट मेरा ये नहर कुंभाराम लिफ्ट योजना का पानी आना चाहिए, ये सबसे बड़ा टारगेट रहेगा। पत्नी से परमिशन ले ली, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अर्धांगिनी है और खुद वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, तो वो ये नहीं कहेंगे डॉक्टर साहब कहाँ सियासत में जा रहे हैं? हाँ, उनको राजनीति से ज़्यादा मतलब नहीं है, वो इन चीज़ों में ज़्यादा पड़ती नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि डॉक्टर साहब जो भी करेंगे वो बहुत अच्छे से दिल से करते हैं। मेरी लाइफ स्टाइल जानती हैं कि रात को 2 बजे घुसना है उनको घर में, सुबह 6 बजे निकलना है, तो मेरी लाइफ स्टाइल से वो बहुत परिचित हैं और उन्होंने सोच लिया कि बच्चे थोड़े खुश होंगे। हाँ, बच्चे चलो हो सकता है इस बहाने टाइम ज्यादा बिताने को मिले। बच्चे निश्चित रूप से खुश रहते हैं और उनको लगता है कि हमारे फादर सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको भी सीखने को बहुत मिलता है। अच्छा, अंतिम सवाल, आप चाहें तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो? देखिए, मुझे आपके प्रश्न से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता नहीं है, मेरी वर्किंग स्टाइल, मेरा विज़न और मेरी जो भी क्राइटेरिया बैठते हैं, चाहे मेरी एजुकेशन लेवल, मेरी एज को देख के, मेरे कॉलेज टाइम को देखें, मैं कॉलेज टाइम से पॉलिटिक्स में हूँ, राजनीति कर रहा हूँ और विज़न के साथ कर रहा हूँ। आज मेरे 10 साल के पीछे फील्ड के वर्क को देखें, पार्टी के काम को देखें, मतलब तमाम जो क्राइटेरिया बनते होंगे वो मुझे लगता है मैं उसमें फुलफिल अपने आप को मानता हूँ। और तो ऐसे चलिए, वैसे भी प्रधानमंत्री को और बीजेपी को विजनरी लोग ज्यादा पसंद आते हैं और आपका विजन वैसे भी पिछले 10 सालों में काफी रहा है। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मंगल यादव जी थे, श्री माधोपुर से बीजेपी की तरफ से दावेदारी करें और वो आत्मविश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि भाई वहां से वो जीतेंगे और उससे पहले टिकट भी लेकर आएंगे। और ये ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ कि उन्होंने क्या क्या वादे किए हैं। जब वो अगर जीत के आपके बीच पहुंच जाए तो आप ये प्रोग्राम उनको दिखाइएगा कि देखिए आपने क्या क्या वादे किए थे, अब इनको पूरा कीजिए। नमस्कार।